हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानोमी। मेरा नाम उजैर यूनुस है और आज मेरे साथ मेरे दोस्त यूसुफ फारूक मौजूद हैं। मार्केट स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट, सीईओ काव कैपिटल, डायरेक्टर ऑफ एलीट लाइटिंग। तो ये बेसिकली ना सिर्फ स्टॉक मार्केट की अंदर की खबर जानते हैं बल्कि अब मैन्युफैक्चरिंग पे भी गहरी नज़र है। चिप्स बना रहे हैं आजकल जो अमेरिका जो है अमेरिकी साजिश के लिए, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। यूसुफ जो है ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। और आज मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, मेक इन पाकिस्तान। तो आज बात की जाए उसी शख्स से जो उसमें इन्वॉल्व है एंड हैज़ दी एक्सपर्टीज। तो यूसुफ, वेलकम टू पाकिस्तान में। काफ़ी टाइम से सोच रहा था आपको बुलाया जाए, तो आई थिंक द टाइम इज़ नाउ राइट कि वापस जो है डिफ़ॉल्ट वगैरह की बात हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। उजैर, थैंक यू फॉर द इनवाइट। आई थिंक स्पेशलिस्ट वगैरह जो है वो ज्यादा बोल दिया है। आई थिंक स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट तो कोई भी नहीं होता, एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कोई 2 साल हुए। हम्म। तो थैंक यू फॉर द इनवाइट, एंड आई थिंक अच्छी नहीं, कॉन्वर्जेशन रहेगी। या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। पहले तो ये बताए, डॉलर मिल रहा है नहीं मिल रहा मार्केट में? क्या हाल है? देखो, हमने अभी कुछ पिछले हफ्ते में एलसीज खोली हैं जो खुल गई हैं। बट हम्म। जाहिर है वी आर स्मॉलर बिजनेस, तो छोटी वैल्यू की एलसीज होती हैं। तो अभी तो थोड़ा सा लग रहा है कि एक्टिविटी दोबारा से कुछ उस एंड पे शुरू हो गई है। हम्म। कुछ कस्टमर्स हैं जिनको इश्यूज आ रहे हैं, आई थिंक उस पर बात करते हैं आगे। आ, वो यही रहा है कि आपको एक चीज इंपोर्ट करने दी जा रही है, और फिर आपका एक सप्लायर है जो आपके लिए कोई केमिकल मंगाता है। अगर उसकी एलसी नहीं खुलेगी तो व्हाट विल यू डू विद दैट मटेरियल? तो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आई थिंक जब आप इंटरवीन करते हो मार्केट के अंदर तो उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एंड आई थिंक बेहतर ऑप्शन यही हुआ होता कि ये पूरा इशू जो है वो डीवैल्यूएशन से या इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज से सॉल्व किया जाता, रादर देन जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई एक चीज बैन करके। हम्म। क्योंकि देखिए, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो भी उसको मैनेज कर रहा होता है सारे, किसी के अंदर भी ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो जब आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लो तो सारी चीजें जो उससे होंगी उसके ऊपर जो है वो सोच सके। तो आई थिंक मेंटल कैपेसिटी किसी के अंदर भी नहीं होती है कि वो जब आप कोई चीज बैन करो तो हर सेक्टर की हर चीज किसी को भी समझ आती हो। तो आई थिंक इंटरवीन नहीं ही करना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से बहुत अच्छा ये होता है कि आप डीवैल को या आप इंटरेस्ट रेट्स को या आप इस तरह की चीजें यूज करो, ये करंट अकाउंट के क्राइसिस वगैरह खत्म करने के लिए, रादर देन आप आओ और आप बोलो ये चीज कल सुबह से बैन हो गई है, क्योंकि उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हम्म। एंड आई थिंक ये चैप्टर 84 85 के बैन शायद उस वक्त जरूरी भी थे। बट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जनरली लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं। उस पे आते हैं, डिटेल में बात करेंगे क्योंकि जो बात आप और मैं एग्री करते हैं, लोग ट्विटर पे कहते हैं कि ये इकोनॉमिक थ्योरीज पाकिस्तान में नहीं चलती, तो उस पे हम आते हैं। लेकिन पहले तो ये, कोकोनॉमिक्स की जो बात करते हैं सब। हाँ, कोकोनॉमिक्स की जो बात है उस पर आएंगे हम थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जरा ऑडियंस को बताएं कि इलीट लाइटिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे, एक ऐसे मुल्क में जहाँ प्लॉटिस्तान की इन्वेस्टमेंट और आरओई ज़्यादा आसान है, आप मैन्युफैक्चरिंग में घुसे और ऐसी इंडस्ट्री में घुसे जहाँ सुपर टैक्स भी लग जाता है, फॉर्मल इकोनॉमी का भी हिस्सा है, मत्थामारी करनी पड़ती है आपको। क्या, टेल अस अबाउट द जर्नी एंड अबाउट एलीट लाइटिंग एंड हाउ यू एंडेड अप सॉर्ट ऑफ रनिंग दिस दिस कंपनी। सो बेसिकली एक कंपनी है एलीट स्क्रीनर के नाम से, जहां मैंने 2007 में एक इंटर्न की थी। और इट वाज एंड टू सम एक्सटेंट स्टिल इज अ फैमिली रन बिजनेस। और मैंने यहाँ पे एक इंटर्नशिप की थी। और ये लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते थे उस वक्त सिर्फ। तो मुझे जाहिर है उस वक्त से काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस लगता था। ये मेरी ओ ए लेवल्स के बीच की इंटर्नशिप। फिर जो है जाहिर है आई जॉइंट फाइनेंस, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, कुछ थोड़े बहुत स्टॉक्स वगैरह में पैसे बन गए। तो मैं जो है फिर उसके बाद मैं था वेव सिंगर पाकिस्तान के बोर्ड पे। एंड आई सॉ कि भाई वहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है दे यूज्ड टू रन वेल, और उसके बाद जो है वो दे बॉट दिस कंपनी। एंड सो आई थिंक एक इंस्पिरेशन वहां से आई, कि भाई जब ये लोग कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। एंड देन ये जो वली सीनियर वाले हैं, ये जो है मेरा एक बचपन का दोस्त है जो बेसिकली उस फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व था। एंड बीच में एक दफा मेरे पास 2017 में आया कि भाई मुझे असेंबलिंग शुरू करनी है। तो मैंने कहा अच्छा सही है, चलो और लेट स्टार्ट असेंबलिंग, और हम एक अलग से कंपनी बनाते हैं और शुरू करते हैं। तो एक्चुअली उस वक्त तो नहीं हो सका, बट इन
2020 जो है वो दोबारा मेरे पास आया व्हेन आई वाज लीविंग माय जॉब एंड स्टार्टिंग ये उकाब कैपिटल। तो उसके आसपास जो है वो ही केम इन एंड सेट के जो है वो मुझे कैपिटल रेस कर दो। तो वो जो अमाउंट था और वो था, मेरे स्टॉक्स में कुछ पैसे बने हुए थे, ये वो वाला टाइम है जब मार्केट वगैरह मतलब गरम ऊपर चल रही थी और थी चीजें थोड़ी। वगैरह बने हुए, हाँ गर्म चल रही थी। तो मैंने कहा जो है वो चलो ये करते हैं। और आई थिंक एक जो अगर पाकिस्तान में उज़ैर कोई एक गारंटी है ना, तो वो है कि आपको सस्ती लेबर मिलती रहेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यू हैव 45 मिलियन पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 10 एंड 19। और इसका मतलब है कि अगर चलो लीनियर अज्यूम कर लेते हैं कॉन्वर्जेशन के लिए, तो आपके पास 4.5 मिलियन 45 लाख लोग आपके पास हर साल लेबर फोर्स में ऐड होंगे। सही है। और आपकी फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन भी ऐसे लेवल के ऊपर है कि वो बढ़नी ही है। मतलब आपके यहाँ पाकिस्तान में 20% औरतें काम करती हैं, बांग्लादेश में 35% औरतें काम करती हैं, थाईलैंड में 58% काम करती हैं, चाइना में 61% काम करती हैं। तो आपको पता है कि भाई लेबर फोर्स सप्लाई जो है ना, वो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी चीप लेबर, क्योंकि मिराक्युलसली हम उस पर भी डिस्कस करते हैं कि लेबर ट्रेनिंग और हम जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं लोगों को, उससे क्या इश्यूज आएंगे, आ रहे हैं। बट एक गारंटी है कि बहुत सस्ती लेबर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलनी ये है। आपने तो जो लेबर का डेटा शेयर किया, इस पे मैं भी थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ कि यूथ लिटरेसी पाकिस्तान की कोई 75% है, 75% कंपेयर टू 90+% इन ऑल ऑफ साउथ एशिया, बारिंग अफगानिस्तान। तो और खवातीन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 50% यूथ लिटरेसी है। तो इट गोज इनटू योर पॉइंट कि वो चीप लेबर जो है, अंडर स्किलिंग और इलिटरेसी का जो मसला है वो एक अलग है, बट दैट आल्सो मींस दैट यू विल टू अंडरस्कोर योर पॉइंट कि वो सस्ता लेबर मार्केट में आता रहेगा। तो आई थिंक एक सस्ता लेबर मार्केट में आता रहेगा, तो एनी बिजनेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम, और एक गारंटी है कि हम बिजली का मसला अगले 5 साल तो नहीं सॉल्व कर सकते सस्ती करने के लिए। तो एक गारंटी है, वो ये है कि आपको सस्ती लेबर मिलती रहेगी और आपको बिजली सस्ती नहीं मिलेगी। सो मतलब अगर आप फ्री मार्केट छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली जो है वो द कंट्री इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। और सही है, मतलब बाकी मुल्क ऑटोमेट करते जाएंगे और चीजें करते जाएंगे। तो कुछ चीजें हुई हैं, एक ये हुआ है कि देखिए चाइना स्टार्टेड टू गेट मोर एक्सपेंसिव। सो व्हेन यू देखिए, पहले तो जब 100 का डॉलर था ना, और जब हमने करेंसी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखा हुआ था, उस वक्त तो पेपर पे ही फीजिबिलिटी नहीं बनती थी। तो आप जाहिर है जब पेपर पे ही फीजिबिलिटी नहीं बनेगी, तो यूड रादर बाय अ प्लॉट इन फेज 8 देन स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सही है। आप जाहिर है लोग आरओई के पीछे ही भागते हैं। वो आरओई के अंदर दो चीजें होती हैं, एक रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, दूसरा रिटर्न ऑन एफर्ट होता है। द अमाउंट ऑफ एफर्ट जो एक प्लॉट लेके पैसे बनाने में लगती है, वो बहुत कम होती है। और जो एफर्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। अ, और बल्कि रियल एस्टेट में तो आपकी लॉटरी भी लगती है, हर 3 साल बाद गवर्नमेंट एमनेस्टी दे देती है, तो आपने उसके लिए कुछ करना भी नहीं है, बैठे बिठाए जो है वो स्टिमुलस आ जाता है मार्केट के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, इट्स वेरी सैड। तो आई थिंक एक तो ये हुआ है कि मेरा 2020 में तो ये ख्याल था कि वी विल नाउ परमानेंटली मूव टुवर्ड्स अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कि भाई एक फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो डीवैल होता रहेगा। डीवैल जैसे जैसे होता रहेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग विल स्टार्ट टू बिकम मोर फीजिबल, क्योंकि लेबर की सप्लाई आती रहेगी एंड मैन्युफैक्चरिंग विल बिकम फीजिबल। सही है। ये अभी आई थिंक एक शॉर्ट टर्म, जो अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट मैनेज कर रही है करेंसी को, कि सही है अब आप डॉलर नहीं बेच सकते, तो अब आप डिमांड रोक लो, एलसीज रोक के। सो आई थिंक इट्स सैड, बट आई थिंक अल्टीमेटली यही होना है कि वी विल हैव टू वी विल नीड, एंड ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि वील हैव अ वीकर करेंसी देन वी हैव राइट नाउ, या a weaker currency than we've had over the last 20 years compared to other currencies in the region. हम्म। So I think एक एडवांटेज नजर आ रहा था कि भाई ये तो होता रहेगा। और फिर जो है वो आई थिंक एक अच्छी टेक्निकल टीम मिल गई। जो जो टेक्निकल पार्टनर्स साथ हैं, देर देर वेरी कॉम्पिटेंट, तो इन व्हाट दे डू। मुझे लग रहा था कि मैं अपने जो कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स हैं, आई वाज ऑन द बोर्ड ऑफ वेव्स, सो आई थिंक आई लेवरेज दैट। एंड हमने काफी प्रोडक्ट्स डेवलप किए काफी कंपनीज के लिए, एंड चीजें चल रही हैं। तो ये बताओ कि जब फीजिबिलिटी पेपर पे बनने लगी, थीसिस, यू हैड अ थीसिस योरसेल्फ एज यू सेड के फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, करंट अकाउंट डेफिसिट एटसेट्रा, फ्रेंड्स एंड फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है लड़का,
फाइनेंशियल सेक्टर से निकल के जो है वो रियल इन वे प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जाना पाकिस्तान में, एटलीस्ट फ्रॉम माय कॉन्वर्जेशन एंड एक्सपीरियंस, इट्स नॉट दैट कॉमन कि कोई ऐसी चॉइस मेक करे। तो व्हाट वाज दैट प्रोसेस लाइक, कि लोगों ने क्या कहा कि भाई पागल हो गए हो, या क्या इनकरेज किया, क्या हुआ? आई थिंक माई फैमिली हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव। आई हम्म। थिंक मैं शुरू से स्टॉक मार्केट में भी जो है वो था। आई स्टार्टेड एज एन एनालिस्ट इन 2012। मैंने कहा मैं यही करूंगा और मैं मल्टीनेशनल में काम नहीं करूंगा, और मैं जो है वो लोगों से सेव करवाऊंगा और इन्वेस्ट करवाऊंगा और सब करूंगा। तो आई थिंक दे वर सब वेरी सपोर्टिव देयर। फिर वहां मुझे लगता है मैंने कुछ थोड़ा बहुत कर लिया। तो आई थिंक ये भी जब मैंने स्टार्ट किया तो फैमिली वाज सपोर्टिव। जो ये पार्टनर होता वो जो है मुझे कह रहे थे कि भाई तुम सोच के कर रहे हो ना जो तुम कर रहे हो, एंड दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज हम्म। सिग्निफिकेंटली मोर डिफिकल्ट देन सर्विसेज बिजनेस जो एस्टेब्लिश्ड है और चीजें हैं, और यहाँ पे हम नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे थे। दिस वाज फेयरली डिफिकल्ट वर्क। एंड जाहिर है उसके अपने यूनिक चैलेंजेस हैं। एक तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग के चैलेंजेस हैं जो आपको शायद कहीं भी आएंगे, और एक चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं, फिर एक चैलेंजेस हैं जो कराची स्पेसिफिक है। सो आई थिंक काफी चैलेंजेस रहे। Break those down, three layers. कराची से स्टार्ट करते हैं, because one of the recent episodes we did was on the water crisis in Pakistan. लेबर के अंदर मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव रहा है कि अगर आप एक वर्कर को कह रहे हो कि वो धक्कम धक्की करके सुबह निकले काम के लिए और उसको 1.5 घंटा लगे भरी हुई बस के अंदर या रिक्शे के अंदर आना काम पे, तो वैसे ही उसका प्रोडक्टिविटी लेवल ऑलरेडी आपने नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दिया बिफोर ही और शी इवन क्लॉक्स इन. So let's start with the Karachi-based issues that you've seen and encountered in manufacturing, and maybe we'll go into Pakistan specific in a bit. uh, But क्या था? देखो देखो कुछ तो ना बहुत ही मतलब एक इसी तरह का मसला है कि मुझे खुद घंटा लग जाता है पहुंचने में। सही है, रोड्स पे खड्डे हैं, जब बारिश होती है तो एक हफ्ते 4 व्हील ड्राइव के बगैर मैं फैक्ट्री नहीं पहुंच सकता। एक ये मसला है। बिजली मिलती है तो उसकी क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू है। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस वगैरह हो जाती हैं, मशीनरी खराब होने के चांसेस होते हैं। आप क्योंकि बिजली महंगी है तो आपको पावर जनरेशन भी अपनी करनी पड़ती है। तो बस क्योंकि हमारे बिजनेस में, एंड आई थिंक जनरली द होल कंट्री इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल कॉस्ट कम होगा, ऑटोमेटिकली लोग उस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि बिजली है महंगी और आप कंपेरेटिव नहीं हो और आप होगे भी नहीं। आई थिंक आप ज्यादा वो वाले बिजनेसेस जिनमें लेबर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है आप वही वाले करोगे। तो आई थिंक आपको एक सोलर में या आपको किसी जनरेटर में एडिशनल एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो आई थिंक एक ये इशू है। रोड्स का बहुत बड़ा इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है, कस्टम्स के काफी इश्यूज हैं। इस तरह की चीजें हैं उधर। मतलब ये रोड खराब जो है ना, आप किसी और मुल्क में या आप अगर लाहौर में भी अगर आप मैन्युफैक्चर कोई चीज कर रहे हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट आने जाने का बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी हम्म. लेबर को आने के लिए कोई मेट्रो बस मिल जाएगी। और आपको जो है एटलीस्ट रोड्स का और बिजली की क्वालिटी का शायद थोड़ा सा कम इशू हो। या सो ये आई मैंने थिंक मैंने भी नोटिस किया है कि फॉर एग्जांपल जो है वो लाहौर का भी कंपैरिजन, इफ यू लुक एट कराची, अगर आप साइट या कोरंगी से पोर्ट के रास्ते पे बैठ जाएं किसी ट्रक के अंदर, तो आपकी कमर जो है वो 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, ठिकाने आ जाएगी कि हुआ क्या है। बट अगेन दैट इफ यू एड दैट अप फ्रॉम अ वेरी रैशनल इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, राइट, लोग कहते हैं अच्छा जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इट हैज अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द टाइम लॉस्ट, बट अब एक ट्रकर है, उसकी सस्पेंशन जो है या उसका पहिया जो है हर दूसरे तीसरे दिन कुछ हो जाएगा, उसने उस पर पैसे उसकी खर्च करने हैं. उसकी पहिया सस्पेंशन के अलावा आपकी टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उस टाइम ज्यादा लगने की वजह या से और उसके गाड़ी स्लो और स्मूथ ना चलाने की वजह से बढ़ जाएगी। आपकी पूरी लेबर जो आपकी फैक्ट्री तक पहुंच रही है उसकी फ्यूल कॉस्ट रोज एडिशनल ज्यादा लग रही है, क्योंकि वो हर खड्डे पे उसको गाड़ी रोकनी पड़ती है। फिर जो है वो कुछ कोरंगी स्पेसिफिक इश्यूज हैं कि भाई बारिश हो गई तो ईबीएम कॉजवे बंद हो गया और एक और रोड बंद हो गया, तो कोरंगी जाने का एक ही रास्ता है, जिसका मतलब ये है कि आपको अगर आप कोरंगी के बाहर से आ रहे हो तो यू हैव टू स्पेंड 4 आवर्स अ डे इन द कार। हम्म. I think that makes it very, very difficult, and you can't work from home when you're manufacturing basically. So या आप कुछ चीजों में कर सकते हो, especially for small businesses, for larger systems जहाँ systems वगैरह बेहतर होते हैं आप Zoom पे भी चला सकते हो because your staff will reach there. But for smaller companies like ours, we have to be there. या स्पेशली व्हेन यू सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड दिस, राइट, 2020 में अगर आप स्टार्ट करें 2 साल, 2 ढाई साल के अंदर, यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड बी इंटरेक्टिंग विद द You have टीम to be एंड there every फिगरिंग day. स्टफ आउट.
But Pakistan specific, like what has stood out in terms of the issues? Because of course, again, business journalism, अगर आप पढ़ें, पेपर पढ़ें, ट्विटर पे फॉलो करें पाकिस्तान इकोनॉमी ट्विटर, तो लोग कहते हैं जी टैक्सेस आर्बिट्ररी है, पॉलिसी अनसर्टनिटी है, बट आई वुड लव फॉर यू टू एक्सप्लेन अ बिट मोर स्पेसिफिकली कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्या पॉलिसी या ओवरऑल इश्यूज आते हैं पाकिस्तान तो के आई अंदर। टेल यू कि हमने क्या इशू एक फेस किया। हमने एक इशू फेस किया कि आ, हमने कहा कि चलो हम पाकिस्तान में 100 मिलियन एसकेडी लाइट्स इंपोर्ट होती हैं। हमने कहा चलो हम ये एसकेडी ना यहाँ पे बनाएंगे, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पाकिस्तान में बनाएंगे। अब जब हम वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पाकिस्तान में बनाने शुरू हुए तो पता ये चला कि ये एग्जाम विदाउट सेल्स टैक्स एंड विदाउट एनी ड्यूटी इंपोर्ट होता है। और हमारा जो रॉ मटेरियल है, मतलब और बिकता भी एग्जाम्ड, और हमारा जो रॉ मटेरियल है एक कॉपर क्लैड की शीट, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। सो वो इनपुट पे सेल्स टैक्स मैं पे कर रहा हूँ एंड आउटपुट पे आई कांट चार्ज इट, एंड जो इम्पोर्ट हो रहा है वो बगैर सेल्स टैक्स बगैर ड्यूटी के हो रहा है। सो आई थिंक शुरू में एक ये इशू था, वो शुक्र है बजट के बाद रिजॉल्व हो गया कि बट इट टुक। हमने एक साल ऐसे गुजारा कि बस इनपुट पे टैक्स पे कर रहे हैं, जब हम मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट पूरा इंपोर्ट करा रहा है वो बगैर सेल्स टैक्स के इंपोर्ट करा रहा है, और वो बेच भी बगैर सेल्स टैक्स कराएगा बिकॉज द प्रोडक्ट इज एग्जाम। सो इस तरह के जब आप बेसिकली आप जब भी इंटरवीन करते हो मार्केट्स में और आप कोई एग्जामेशन देते हो या आप कोई चीज करते हो तो आपको बहुत सोच के करना होता है। यू हैव टू गेट द मैथ राइट, मतलब वो आतिफ मियां जिस तरह कहते हैं ना, मतलब थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए ताकि एटलीस्ट लॉजिक गलत नहीं हो जाए। तो आई थिंक बहुत दफा जो पीपल इन पावर या पीपल हु मेकिंग दीज पॉलिसीज दे गेट द मैथ रॉन्ग, जिसकी वजह से आई थिंक करना ये चाहिए कि कम से कम इंटरवीन करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो एक ये इशू आता है, दूसरा इशू ये आता है कि अब अगर सेल्स टैक्स लग गया है ना इस प्रोडक्ट के ऊपर, बट एक चीज को कहते हैं मार्केट में कैरी। कैरी बेसिकली इज कि आप मिसलिनियस आइटम्स में वो आइटम क्लियर करा लेते हो, तो जो इम्पोर्टर है वो बगैर ड्यूटी टैक्सेस के वो चीज इंपोर्ट करा लेता है, और मुझे अपने मटेरियल के ऊपर, क्योंकि मैं प्रॉपर एलसी खोल के मंगाता हूँ, तो मुझे जो है वो ड्यूटी टैक्सेस पे करने होते हैं, तो दैट मेक्स यू अनकम्पेरेटिव। तो ये एक इस तरह का इशू, इस तरह के इश्यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हैं। अच्छा अभी अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो भाई हुआ ये है कि भाई आपने ये चैप्टर 84 85 वाली चीज कर दी कि भाई मैं इंपोर्ट्स बैन कर दूंगा। अब आपने ये नहीं सोचा कि भाई सिर्फ जिन कंपनीज का बैन कर रहा हूँ सिर्फ उनको इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे, इश्यूज जो उनको कोई चीज सप्लाई करते हैं उनको भी आएंगे। तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए 1.5 2 साल लगा के, एंड अब एक हिकअप आया है कि दोज कंपनीज आर ओनली अलाउड टू इम्पोर्ट 40% ऑफ द वॉल्यूम दैट दे इम्पोर्टेड लास्ट ईयर। So so ये अभी इस वक्त एक स्पेसिफिक मसला हुआ हुआ है। आई थिंक डीवैल वुड हैव बीन अ बेटर वे टू कंट्रोल द करंट अकाउंट रादर देन यू टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, क्योंकि आप जब भी रिवर्स करोगे तो करंट अकाउंट तो वापस वहीं खड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको, और फिर इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे, कुछ अच्छे होंगे और कुछ बुरे होंगे। बुरे ये होंगे कि कुछ लोग बंद हो जाएंगे, और अगर उन्होंने कोई डेवलपमेंट की है 3 साल 5 साल लगाए हैं किसी चीज के ऊपर, अगर वो बंद हो गए तो दैट्स वेस्टेड। इसका जो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है वो ये है कि दिस इस तरीके से करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था इनको प्रोबेबली, बट अब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि एवरी वन लुकिंग फॉर अ लोकल सप्लायर फॉर एवरीथिंग। सो आई ओके। थिंक पीपल विल मूव टुवर्ड्स, एटलीस्ट लार्जर कंपनीज नाउ वांट कि भाई लोकल सप्लायर मिल जाए चीज का, ताकि ये अगर ये इश्यूज बार बार जो आते हैं ये ना आए, क्योंकि इस वक्त पिछले 6 महीने में सबने इम्पोर्ट में इश्यूज फेस किए हैं। So I think over the next 5 years, everyone's going to look for a local supplier. People are already pushing towards getting local suppliers for things. And फॉर एनीथिंग दैट इज लेबर इंटेंसिव या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत बड़ा पोर्शन कॉस्ट का नहीं है, पाकिस्तान इज नाउ कंपेरेटिव आफ्टर दिस डीवैल। जब लेकिन आप यूसुफ इसके अंदर फिर एक एक सवाल जो आता है वो मेरे दिमाग में वो ये है कि ओके एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ लोकल सप्लायर इस वक्त, ठीक है, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, capacity building obviously takes time, ease of doing business is terrible in Pakistan, licensing permits में ला लो तो 2 साल तो कहीं नहीं गए if you're doing a greenfield thing, right, to become a supplier or whatever. या So how do you see that? क्योंकि again from my perspective ठीक है कंपेरेटिवनेस पेपर पे आ गई है, बट अगेन अगर आपने बनानी है फैक्ट्री किसी चीज की तो वो तो इतना आसान काम नहीं है इस वक्त इस माहौल के अंदर। देखो इस माहौल के अंदर स्पेसिफिकली स्पेशली जब मशीनरी इंपोर्ट कराना ही बैंड है या तो उस वक्त तो नहीं होगा, बट मैं जनरली कह रहा हूँ कि व्हेनेवर दिस गेट्स रिजॉल्व या जब ये इशू नहीं था, तो आई थिंक सबसे पहली चीज तो होती है कि आप ऑन पेपर प्रॉफिटेबल हो जाओ। सही है कि जब आप फीजिबिलिटी किसी चीज की बनाओ, जब
तो हम 2017 में बात करें, जब आईएमएफ 2016 के एंड में रिपोर्ट्स में लिख रहा था कि भाई आपकी करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड है, और फिर वही हुआ कि जून 17 तक जाके जो है हम एक क्राइसिस सिचुएशन में आ गए। तो 2016 में तो आप जब पेपर पे कोई फीजिबिलिटी बनाते थे ना और 100 का डॉलर था, तो चीज फीजिबल थी ही नहीं। जब उसके बाद वाला राउंड ऑफ डीवैल हुआ और 150 160 पे गया, तो पेपर पे फीजिबिलिटी आ गई, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट। अब जब डॉलर 225 पे आ गया, तो इट्स इवन मोर फीजिबल। सही है, दूसरे मसाइल हैं, बट थिंग्स आर नाउ फीजिबल, वी आर नाउ चीपर बिकॉज लेबर सस्ती है। हम्म। At 25,000, if you basically divide it by 26 days a month and then you divide it by 8 hours, so it's very, very cheap. We are now significant, our labor is now significantly cheaper than China, we're cheaper than Bangladesh, we're cheaper than Vietnam, I think also. So I think we're very cheap. और उसके अंदर भी यही है कि अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का है, आपने मिनिमम वेज लगा दी और उसके बाद अब आप इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। हम्म। अब जब आप इन्फोर्स नहीं कर सकते एक चीज को, तो आप ना करो वो, क्योंकि फिर आपने एक लेबर की ब्लैक मार्केट क्रिएट की हुई है। लाहौर में लोग बच्चों से भी काम करवा रहे हैं और अंडर पे कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर्मली कुछ करना चाहते हो और आप सही से कुछ करना चाहते हो, तो यू हैव टू कम्पीट विद अ गाय हु इज गोइंग टू ब्रेक द रूल्स। सो आई थिंक जो है वो ये सारी चीजें भी भाई वो है यही कि जहां भी जिस भी जगह गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, वहां प्रॉब्लम्स ही क्रिएट किए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि एक वर्केबल मिनिमम वेज नहीं होनी चाहिए, बट आई थिंक चीजें सोच के करनी चाहिए। अगर आप कोई लॉ बना रहे हो तो फिर आप इन्फोर्स करो और वो सब पे इम्प्लीमेंट हो। जैसे Yeah, अगर this सेल्स is टैक्स। similar. Sorry to interrupt. This reminds me of this conversation. एक दफा मुझे याद है मैकडोनल्ड्स के किसी एग्जीक्यूटिव से यहाँ यूएस में बात हो रही थी, तो दे वर कंप्लेनिंग अबाउट टैक्स एनफोर्समेंट। वो कह रहे थे कि यार हमारी फ्रेंचाइज है पाकिस्तान में, अब उस फ्रेंचाइज पे हम सारे टैक्सेस देते हैं बिकॉज हम कंप्लाइंट हैं, we're a multinational, we have to be through our franchisee, right, and we take that very seriously. बट हमारे मैकडोनल्ड्स के बराबर में एक ब्लॉक छोड़ के कोई बर्गर की दुकान खोल दे, ठीक है, डोंट इवन गेट इनटू आईपी एंड पैटेंट इश्यूज, वो टैक्स ही नहीं दे रहा। तो वो जो या 500 रुपए का फॉर एग्जांपल बर्गर बेच रहा है, मैं तो बेच ही नहीं सकता क्योंकि मुझे सारे टैक्सेस बन के वो पड़ता ही 750 का है। आई थिंक टैक्स इन्फोर्समेंट यहाँ भी इशू है कि अगर फर्ज करो सदर में कोई बगैर सेल्स टैक्स पे किए जो है चीज मंगा लेता है, मेरे पूरे मटेरियल के ऊपर सेल्स टैक्स लग गया, तो एक तो मैं ड्यूटी फ्री compete कर रहा हूँ और फिर मैं 17% अपने मटेरियल के ऊपर सेल्स टैक्स दे रहा हूँ। तो आई थिंक ये टैक्स इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, ये जो है ना, ये एक इशू है। तो इसी जिसकी वजह से लॉज और रूल्स और टैक्सेस बहुत सोच के लगाने चाहिए। सही, आई थिंक रेगुलेटर या पॉलिसी मेकर बहुत दफा चीजें अच्छी सोच के करता है, बट इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से या पूरी चीज ना सोचे जाने की वजह से इश्यूज क्रिएट होता है। So on the labor side, I want to touch on this as well. Like obviously एक skills gap है पाकिस्तान के अंदर, that affects all the sectors. In fact, कल किसी ने ट्विटर पे लगाई हुई थी एक वीडियो के वो, I think it was an American dude comparing two samples he got, one from Pakistan, one from China, हुडी के samples थे, तो वो explain कर रहा था quality differential वगैरह, which basically is a labor issue। मैं लोगों को काफी दफा ये भी कहता हूँ कि women labor issue अगर आप उठा लो, Bangladesh versus Pakistan, they're much more educated on average. Basic stitching now requires you to have literacy and math skills. Now, if your labor doesn't have it, obviously they're going to make more mistakes, which means the samples are going to be terrible, blah, blah, blah. What's been your experience like in manufacturing उधर आई थिंक अगर with labor? फीजिबल होगा ना, देखो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। सही है ना, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज, एंड ये वो चीजें जो करने में 10 साल लगेंगे, एंड वी नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम राइट नाउ। सो आई थिंक अगर चीजें फीजिबल होंगी तो कंपनी ट्रेन कर लेती हैं। लाइक वी आर मेकिंग समथिंग इन पाकिस्तान जो पहले कभी नहीं बनी, जिसकी मुझे खुशी होती है कि बच्चा ये चीज पाकिस्तान में नहीं बनती थी और अब बन रही है। और ये लोग जो अभी हमारे पास काम कर रहे हैं, ये कुछ और कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते, एटलीस्ट नई चीज नहीं बना रहे होते। तो आई थिंक अगर चीज फीजिबल होती है तो कंपनीज ट्रेन कर लेंगी लोगों को, एंड आई थिंक कंपनीज को ही ट्रेन करना है। आई डोंट थिंक हमारी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं विद द डेमोग्राफिक्स दैट वी हैव, एंड जितने लोग अनप्रोडक्टिव हैं, हमें आई थिंक कॉन्वर्जेशन चेंज करनी है फ्रॉम कि हम गरीब मुल्क हैं टू हम अनप्रोडक्टिव मुल्क हैं। आई थिंक आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा अगर आप ये नहीं सोचोगे कि हम गरीब हैं, आपको बस सिर्फ ये सोचना है कि हम अनप्रोडक्टिव हैं। हम प्रोडक्टिव कैसे हों? हम Yeah. प्रोडक्टिव ऐसे ही होंगे कि देखें, एक तो हम अगर एजुकेशन सिस्टम को सही करते हैं, उसके ऊपर भी करते हैं डिस्कस कि भाई उसके लिए क्या कर सकते हैं, बट उसमें लगेगा टाइम।
हमें ये प्रॉब्लम अगले 10 साल में सॉल्व कर लेना है, और जो लोग अभी 10 से 19 साल के हैं उनके साथ सॉल्व कर लेना है। और अगर कोई 10 साल का हो गया और अभी स्कूल में नहीं है, तो वो आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। वो नौकरी पे आएगा और वो वहीं पे ट्रेन होगा, और वहीं पे जो है वो उसको चीजें सिखाई जाएंगी और वो कर लेगा। एंड वी हायर्ड अनट्रेन्ड पीपल who have at times not had who can't read and write, and we've trained them to do some stuff, and हमें लगता है कि अब वो they're more productive than they were when they joined. So uh, so I think सही है, अगर चीजें feasible होती जा रही हैं because of DVAL, and तो companies will train people. Let's come to the deval point of this conversation because of course हर किसी के दिमाग पे इस वक्त दो या तीन चीजें हैं, डिफॉल्ट डॉलर का रेट और महंगाई. How do you see this current economic crisis and where it is, and the way out? Like I know you've said कि deval कर देना चाहिए था, रेट से इसको मैनेज, but of course अब वो डिसीजन है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं. But as somebody who's in the manufacturing sector, who really actually has capital in the country in productive assets, how are you seeing the current environment and what's concerning you? Do you see light at the end of the tunnel? Like what's going on in your mind? I think I think we do see light at the end of the tunnel, इसीलिए रोज सुबह काम पे भी जा रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, और रोज कोई इवन दो मसाइल आ रहे हैं बैंस की वजह से, बट लगे हुए हैं और कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। एंड उस क्राइसिस की वजह से पीपल हैव वांटेड टू फाइंड लोकल सप्लायर्स, सो वी आर काइंड ऑफ becoming a beneficiary of the whole thing. I think मसला solve होगा with a very strong government. What has happened over the last 20 years is that we've never had a strong government. यू नीड समवन जो बेसिकली कल सुबह आके अनाउंस कर सके कि भाई 275 रुपए का पेट्रोल है कल सुबह, फॉर एग्जाम्पल, एंड भाई बर्दाश्त करो, एंड सही है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सपोर्ट किया, एंड टैक्सेस जो है वो बढ़ा, या जो भी मेजर्स लेने, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट टू डू दैट। अगर ये डी वैल वाला डिसीजन है, कल मैंने तो बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की भी चीजें सुनी है कि भाई the law enforcement agencies have told the government कि अगर और मजीद इकोनॉमिक हालात खराब हुए तो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो आई थिंक मैंने तो इस तरह की भी चीजें सुनी है। तो आई थिंक इसका हल है कि एक स्ट्रॉन्ग 2/3 वाली गवर्नमेंट, चाहे वो किसी की भी हो, आ, आनी होगी, और ताकि वो ये वाले स्टेप्स ले सके एक्चुअली। तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पहले तो। आई लेकिन थिंक यूसुफ, उस ये पर मैं लेट मी स्टॉप यू देयर. 98 में आई थी टू थर्ड वाली गवर्नमेंट. वो साल के बाद जो है मेरे अजीज हम वतन हो चुका था, और वो भी तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी मुशर्रफ के जमाने की. उसने क्या किया? वो आई भी तो नो, सेल्स टैक्स नहीं लगा सकी. देखो पहले तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, देन वी हैव टू प्रे कि वो सही चीजें कर ले। हाँ. देखो एक जो डिफरेंस 2000s में और अभी है कि देखो एक एक कैश का कांस्टेंट इनफ्लो आ रहा था 2000s में, जिसकी वजह से आप करेंसी जो है अपनी जहां होनी चाहिए थी उससे स्ट्रांग रख पा रहे थे। अब वो नहीं हो रहा, तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल हैव टू मूव टुवर्ड्स अ वीकर करेंसी देन यू हैड। और एक दफा वो हो जाएगा। देखो चाइना को हम, पूरी दुनिया जो है वो 90s में और 2000s में ब्लेम करती रही कि भाई यू केप्ट अ वीकर करेंसी, and they probably did that also. Say current account, they had large current account surpluses 94 95 onwards, and वो 5.94 में करेंसी, वो उन्होंने dual exchange rate system खत्म किया, करेंसी went from 5.8 to 8.7 I think in a day, and then they kept it there till I think 2005 or something. So I think they kept their current, even though surpluses आते रहे, they kept a weaker currency. सही, आपका सरप्लस आ रहा है, आपकी करेंसी should like appreciate, बट वो नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक जो चाइना ने किया था वो करने की जरूरत है। आई थिंक नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन कि आप करेंसी वीक कर दोगे तो प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे, बट अभी करंट अकाउंट सॉल्व करने का एक ही तरीका है भाई, हम या तो आप फिजिकल डेफिसिट को कम कर दो कि आप स्पेंडिंग ही ना करो तो करेंसी यहाँ पे खड़ी हो जाए। वो आप कर नहीं सकते, तो यू नीड डीवैल, एंड देन आपने एक बहुत अच्छा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सिस्टम बना दिया है। आई थिंक अगर आपको लोगों को सब्सिडाइज भी करना है तो यू कैन यूज दैट टू सब्सिडाइज पीपल, एंड जो सबसे गरीब तबका है उसको पैसे देने के लिए आप वो टूल यूज कर सकते हो। और बाकी आपके पास तरीका जो है वो करंट अकाउंट सही करने का तो एक ही तरीका है कि आप जो है वो करेंसी को जाने Yeah, दो। I agree with you, and I think again this is the fiscal side of this also, right? Like काफी लोग जब इस पे बात करते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेंट्स दो होते हैं कंपैरेटिव एक्सचेंज रेट के. एक आपका फिजिकल डेफिसिट होता है और एक आता है आपका इन्फ्लेशन.
फिस्कल तो you डेफिसिट can't क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन एनी केस ओवर द लॉन्ग टर्म बिकॉज आप you पैसे can't छाप रहे हो. borrow you can't borrow from the central bank, या you can't borrow in rupees and keep spending in dollars. So you Yeah. can't keep doing that. तो and we have sadly kept on doing that. हर गवर्नमेंट अपने आखिरी साल में हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने आखिरी साल में यही करती है. शायद इस दफा जो गवर्नमेंट है उसको आखिरी साल में ये वाला मौका ना मिले, क्योंकि हालात इतने बुरे हैं कि आप वो कर ही नहीं सकते कि आप रुपयों में बोरो करके और आप डॉलर में स्पेंड कर दो. Yeah, this is, I think, the first government, at least in our lifetime, and I think ever in Pakistan's history, जो इलेक्शन ईयर के अंदर ऑस्टेरिटी जिसने इम्पोज करनी है. तो इट विल बी कर ही नहीं इंटरेस्टिंग सकते कुछ, टू कोई और वॉच ऑप्शन ही नहीं. कि वो क्या करेंगे. बट देन व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस होल argument that's been brewing? We've talked about this offline as well, like के जी करेंसी डीवैल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें चाहिए, हवाला हुंडी हो रहा है उसको इन्फोर्स करके रोको. और जो है ये जो लोग बात करते हैं हायर रेट्स और वीकर करेंसी की, इनको रियलिटीज़ का नहीं पता मुल्क की, और लोग मारे जाएंगे अगर ये आई थिंक ये लोग मारे ग्लोबल जाएंगे. इकोनॉमिक थ्योरी चलाई गई तो मुल्क मारा जाएगा. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, बट आई थिंक वो करना जरूरी है. और इसके अलावा ऑप्शन नहीं है. यू कांट कीप बोरोइंग टू फंड अ डेफिसिट. यू जस्ट कांट कीप ऑन बोरोइंग टू डू इट. एक सिंपल सी लॉजिक है. अगर फर्ज करो मेरा 40 रुपए का किसी चीज का मटेरियल आता है और मैं 80 रुपए का बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सही है, और मैं compete करता हूँ विद एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो बगैर ड्यूटी के इम्पोर्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल सिर्फ लेट्स जस्ट यूज दिस एज एन एग्जाम्पल. तो और अगर 10% डीवैल होता है तो मेरी कॉस्ट बढ़ती है 4 रुपए से और मेरी सेलिंग प्राइस बढ़ती है 8 रुपए से. तो मैं पहले 40 रुपए का बना के 80 रुपए का बेच रहा था. फॉर एग्जाम्पल मेरी जो मटेरियल के ऊपर जो वैल्यू एड है वो 40 रुपए का था. सही है, मैं और इनपुट्स डाल रहा हूँ जो लोकल है, रेंट लोकल है, लेबर लोकल है. तो पहले 40 रुपए बचते थे मटेरियल के ऊपर, अब 44 बचते हैं डीवैल के बाद. तो इट दैट मेक्स एवरी प्रोजेक्ट मोर फीजिबल. तो आई थिंक एक एक तो ये सिंपल मैथ है. आई थिंक दूसरा, जो लोग एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो उन्होंने तो फील किया है कि भाई अल्टीमेटली सही है. उस वक्त आपको एक शॉक लगता है, आपने एक यूजन्स पे एलसी खोली हुई है, आप माल बेच चुके हो, डीवैल हो गया, नाउ यू हैव टू पे मोर मनी. सो सही है, इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक इशू आता है, बट इट मेक्स यू मोर फीजिबल and it makes you more profitable in rupees at least. That it makes your project more feasible. You So I also think follow, sorry, one also on this note, you follow the markets very closely as well. Did you think that the state bank was slow off the mark in terms of the way it responded to what was coming down with the rate hikes and the tightening of the I think monetary I policy? think I think hindsight में बोलना एक तो आई थिंक आसान होता है. और आई थिंक रेट्स उस वक्त फौरन बढ़ा देने चाहिए थे जब फिजिकल डेफिसिट बहुत बड़ा होता है. जब जैसे ही पेट्रोल सब्सिडी स्टार्ट हुई थी तो आई थिंक उस वक्त रेट शुड हैव बीन जैक्ड अप, एंड आई थिंक द सेंट्रल बैंक शुड हैव टोल्ड द फेडरल गवर्नमेंट कि भाई अगर आप ये करोगे तो हम तो फारिग हो जाएंगे. और मैं जो And the हूँ वो central चार bank was परसेंट independent at that point in time as well. अब उसको पता नहीं independence था दे दी गई इंडिपेंडेंट थी. या नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि जिस जिस कैलिबर के लोग बैठे हुए थे उनको ये बात नहीं समझ में आती. तो ऐसा हो सकता है कि किसी एंड से प्रेशर हो. क्योंकि देखें हुआ यही कि क्या इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट चेंज हुई एंड योर सेंट्रल बैंक गवर्नर चेंजेस, व्हिच बेसिकली मींस दैट द सेंट्रल बैंक वाज नॉट इंडिपेंडेंट नाउ. द गवर्नमेंट नहीं, चेंज वो हुई और तो सेंट्रल उसकी बैंक. टर्म एक्सपायर हो गई थी ना. आप एक्सटेंड भी करवा सकते थे अगर आप एक्चुअली ये दिखाना चाह रहे थे दुनिया को कि सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट है. सो बेसिकली पता था कि भाई मेरी तो टर्म नहीं एक्सटेंड होगी अगर ये गवर्नमेंट चली गई तो आई थिंक देवर इस वक्त आपको पता चला था कि फ्यूल सब्सिडी आ रही है, उस वक्त रेट शुड हैव बीन जैक्ड अप बाय 5%. और दूसरा ये था कि देखो द ओनली रीजन व्हाई रेट्स वर ब्रॉट डाउन वाज बिकॉज को हम हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब हमने काम नहीं किया ना कोविड में तो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया. मतलब अगर हम कुछ भी ना करें, हम घर में बैठ जाए ना तो सरप्लस हो जाता है. तो बेसिकली व्हेन यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, भाई रेट्स वर एट 13% आई थिंक बिफोर कोविड, एंड देन दे वर ब्रॉट डाउन टू 6% बिकॉज करंट अकाउंट भी सही हो गया था एंड कमोडिटी प्राइस भी नीचे थी तो इन्फ्लेशन भी नहीं हो रही थी. आई थिंक द मोमेंट जो है वो ये फिस्कल डेफिसिट स्टार्ट हुआ था, या द मोमेंट यू वर गेटिंग आउट ऑफ कोविड, यू शुड हैव इन टाइटन. हाइंडसाइट. आई थिंक बोलना आसान है, एंड आई थिंक देयर वर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल डूइंग इट उस वक्त. आई थिंक शायद द पॉलिटिक्स आई थिंक एंड वी आर नॉट द ओनली कंट्री जहां पॉलिटिक्स की वजह से ये हुआ है. आई थिंक इफ यू लुक एट सोरोस का
ब्लैक वेंसडे वाला शॉर्ट ऑल्सो ऑन द ब्रिटिश पाउंड, तो वहां भी यही हो रहा था कि मार्गरेट थैचर वाज trying to peg the currency with the Deutschmark at a level that was not sustainable. एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में भी यही हुआ है, और वो उसके 4-6 साल के बाद हुआ। तो आई थिंक वी नॉट द ओनली कंट्री जिसमें ये हुआ। बस बाकी जगहों पे ये होता है कि जब एक दफा हो जाता है ना, तो अगली दफा नहीं होता। जैसे यू हैवंट सीन के, वैसे तो अभी फिर यूके में हो गया, एंड वो अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट्स पे हो गया। तो आई थिंक political governments do things because of politics and to win elections. And I think we've seen other countries do it also. I think we've seen pura Thailand and Indonesia do it in the Asian financial crisis. We've seen it happen with the pound अभी very recently कि भाई populist चीज बोल दी आके टीवी पे और pound die value हो गया। और बाकी आपने जब पैक किया हुआ था तो भी हो गया। तो आई थिंक मुल्क करते हैं इस तरह की चीजें। Yeah, no, आई I थिंक think पॉलिटिक्स खराब to करती है। to the point on के एक दफा होता है, बार बार रिपीट नहीं होता, that's the important point, right? कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ तो उसके बाद लेसन लर्न था कि भाई रिजर्व बफर्स होने चाहिए, तो they बिल्कुल है। built an entire wall of buffers that are coming in handy to this day, for example, right? So they learned from that. In the even in the UK case announcements पे जब हुआ तो very quickly the government realized कि भाई गलती हो गई, पार्टी ने खुद ही अपनी लीडरशिप चेंज कर दी और कहा या भाई किसी इंसान के बच्चे को लाओ, वो इंडियन हो तो भी ठीक है, ले आओ उसको, कर देगा थोड़ा। पाकिस्तानी उजैर, उजैर हाँ, पाकिस्तानी गुजरावाला गुजरावाला। सही, हाँ, गुजरावाला। गुजरावाला से। तो या तो ऋषि हम बोलते साहब। हैं कि फ्लैग में, या तो देखो एक बहस वैसे ही है कि वो फ्लैग में व्हाइट जो पोर्शन है उसका तो हम वैसे ही ख्याल नहीं रखते हम्म। जो हमें रखना चाहिए। तो भाई अगर फ्लैग का वो व्हाइट पोर्शन है तो पाकिस्तानी उधर। हाँ ना, दैट्स ट्रू, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई पहली दफा उसको हमने मना पाकिस्तानी कर को दिया बनाना। को कि नहीं बना रहे थे, खातून को बना दिया क्योंकि चमड़ी के रंग पे शायद काफी लोगों को फर्क हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, लेकिन फिर उन्होंने कहा यार अगर इतनी बुरे हाल हो गए तो भाई ले आओ इसको भी, तो ये बना दो। थोड़ा सेंसेबल बंदा है, थोड़ा ठीक कर देगा। एंड दे करेक्टेड कोर्स, राइट? आई मीन यूके स्टिल डूइंग पोorly for various reasons, but the correction was obviously very quick and they realized that they had overstepped and they were going in the wrong direction with that announcement itself. But again, वही बात, the important thing in the Pakistani context is कि हर 3-4 साल बाद वही रिपीट होती है स्टोरी कि जी ओवर वैल्यू करेंसी, करंट अकाउंट डेफिसिट, रिजर्व्स खत्म हो गए, अब दिवालिया निकलने वाला है, आईएमएफ के पास जाओ, चाइना के पास जाओ, सऊदी के पास जाओ, डॉलर ले आओ कहीं से। आई थिंक इससे आई थिंक इससे कुछ सेक्टर्स में सेक्टर स्पेसिफिक चीजें भी सीखी जा सकती हैं। देखो एक तो ये हुआ कि ये यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से और कोविड से निकलते हुए जो कोल इतना बढ़ गया। So if you talk to cement companies, yeah, you listen to their analyst briefings, so you will realize they're now using 30% local coal. तो पहले क्यों नहीं यूज हो रहा था ये? Why hadn't the government incentivized them in a way, या इंसेंटिवाइज देम, या इम्पोर्टेड पे ड्यूटी क्यों नहीं लगी हुई थी इतनी कि लोकल कोल नीचे की प्राइसेस पे भी फीजेबल हो जाता? आप एवरी मेल राइट नाउ, लोकल कोल का प्रॉब्लम ये है कि सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है तो आप पूरा नहीं चला सकते, बट आप एक परसेंटेज यूज कर सकते हो। जब आप एक परसेंटेज यूज कर सकते हो तो आप करो यूज, आप करवाओ यूज, आप इंसेंटिवाइज उनको इस तरीके से करो कि वो लोकल लोकल मटेरियल यूज कर लें। तो और आई अब थिंक तो अफगानिस्तान से भी आ रहा है कह रहे हैं। अब तो अफगानिस्तान से, अब तकरीबन नॉर्थ तो जो है वो, शुक्र है कि नॉर्थ पूरा सीमेंट सेक्टर जो है वो अफगानिस्तान ने भर दिया, वरना करंट अकाउंट के ऊपर जाहिर है और लोड पड़ता। आ, उस वक्त जाहिर है, अब तो नहीं फर्क पड़ा। अब जो है वो वही प्राइस पे आ गया जहां पे रिचर्ड्स पे आप जब इंडोनेशिया से मंगाते हो तो है ऑलमोस्ट। बट बीच में आपको सस्ता कोल मिल रहा था अफगानिस्तान से, तो आई थिंक दैट हेल्प। एंड वो यही हुआ है कि आप लोकल कोल प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गई। सेक्टर का 30% लोकल सप्लायर्स ने सप्लाई करना शुरू कर दिया, विच इज अ बिग एंड सरप्राइजिंग थिंग। कि भाई पहले भी हो सकता था अगर आप किसी तरीके से या लोकल इंसेंटिवाइज करते या आप इम्पोर्टेड पे ड्यूटी रखते तो ये लोकल फीजिबल हो जाता। तो आई थिंक स्टेप्स नीड टू बी टेकन। और उसके बाद होगा यही ना कि भाई अगर ये हो गया है तो देयर इज अ कंपनी दैट कैन यूज अ लार्जर पोर्शन ऑफ लोकल कोल आल्सो। सो आई थिंक मिल्स भी इस तरीके से लग सकती हैं। आई थिंक आपको पॉलिसी मेकर्स को इंसेंटिव्स बहुत सोच के चीजों के करने होते हैं, एंड सैडली जब भी इंटरवीन करते हैं तो कुछ ना कुछ बगैर सोचे कर देते हैं। What was your take on the change of guard that happened in the finance ministry के एक बंदा आया, वो थोड़ी सही कोशिश कर रहा था, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, आई वुड लव योर थॉट्स ऑन इट, के आईएमएफ से भी थोड़ी बातचीत हो गई, ठीक हो गया, तो आपने फिर जो है वो
कोकोनॉमिक्स डारोनॉमिक्स ले आए वापस और के जी हम 200 से नीचे ले जाएंगे डॉलर को, देखो यार अभी आई क्या थिंक होता है। आई थिंक आई एम अ बिलीवर इन फ्री मार्केट्स। हम्म। सो आई थिंक जो भी आके फाइनेंस मिनिस्टर अगर बोलेगा कि आई बिलीव इन फ्री मार्केट्स, वो अलग बात है कि पिछले वाले ने भी ये चैप्टर 84 85 वाला जो किया, बिको एंड दूसरा ये भी है कि उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, आई थिंक उस वक्त जरूरी था, बट आई थिंक वेरी कॉम्पिटेंट गाय एंड बिलीव्स इन फ्री मार्केट्स एंड से आई डोंट लाइक एवरीथिंग दैट ही डिड, बट इफ समवनस अ फ्री मार्केट बिलीवर, मैं मुझे ज्यादा पसंद आएगा। सो हम्म। आई थिंक सही है, कुछ सोच के ही किया होगा, बट मतलब बैड आइडिया आई थिंक। Yeah. Do you think Pakistan is actually, how would you describe the market structure in Pakistan at this point? Is it free market, semi-free market, kleptocracy? Like how does it operate in your view? देखो फ्री मार्केट है भी सही और नहीं भी है, एंड जब आप करेंसी में इंटरवीन कर देते हो तो आप फिर कुछ भी फ्री नहीं है। अगर गवर्नमेंट आके हर चीज को हैंड पिक कर रही है, आ, और हर चीज जो है वो बादशाह सलामत के पास जाती है साइन होने के लिए कि भाई पेट्रोल की प्राइस बढ़े, आई थिंक कुछ चीजों में डीरेगुलेट करने की जरूरत है। आई थिंक कुछ चीजें बहुत इनएफिशिएंसी कुछ चीजों ने बहुत क्रिएट कर दी है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक उसमें से जो है ये इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है। आई थिंक कराची में पेट्रोल और लाहौर में पेट्रोल, व्हाई इज इट एट द सेम प्राइस जब ट्रांसपोर्टेशन का इतना फर्क है। आपको कुछ चीजें जो है वो साउथ ऑफ पाकिस्तान में करनी चाहिए। अच्छा, एक्सपोर्ट्स अगर आपको बढ़ानी है ना, और आपको लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे, कराची में प्रोसेस करोगे और भेजोगे, वो काम आप लाहौर में नहीं कर सकते। आपको कराची लैंड कराना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रांसपोर्ट इट टू अनदर सिटी, ब्रिंग इट बैक टू द पोर्ट एंड सेल इट, इट्स जस्ट गोइंग टू मेक इट अनफीजिबल। तो आप जब ये इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन टाइप चीजें करते हो कि कराची में भी पेट्रोल उतने का ही होगा जबकि इंपोर्ट होकर यहाँ आएगा, एंड लाहौर में भी उतने का ही मिलेगा या केपी में भी उतने का ही मिलेगा, आई थिंक दैट क्रिएट्स इनएफिशिएंसी। तो जहां भी गवर्नमेंट आके इंटरवीन करती है वहां पे जनरली इनएफिशिएंसीज ही क्रिएट होती हैं। अभी आप देखो, एक बहुत बड़ी चीज हुई थी कि 2009 से लेके और 2008-9 से लेके 2012 तक शुगर केन सपोर्ट प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी, इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि एक तो दूसरी क्रॉप्स लगना बंद हो गई उसकी जगह कि भाई ये तो इतने पैसे मिल जाते। दूसरा जो है वो आपने इतना बड़ा सरप्लस क्रिएट कर दिया एक क्रॉप का, जो आप सारे इंटरनेशनल प्राइस से ऊपर सपोर्ट प्राइस दे दे के कर रहे थे। दैट मेड यू इनएफिशिएंट। आपको हर साल एक सब्सिडी देनी पड़ती थी कि भाई आप ये सब्सिडी दो तो हम एक्सपोर्ट कर सकें। यूसुफ, आई तो वंडर व्हाई 2009 से 13 में ये पॉलिसी फॉलो की गई थी। आई थिंक उसके ऊपर बात जो है वो मैं नहीं, हमारी मेरी ऑडियंस देखो इतनी शऊर उसके बाद 100 एपिसोड्स प्लस के बाद आ चुका है कि उनको मालूम है कि शुगर पे सब्सिडी क्यों दी जाती है। देखो उसमें कुछ देखो उस देखो ये वो सेक्टर है जो, अच्छा, मेरा ना इस सेक्टर के ऊपर एक ओपिनियन है और वो ये है कि इट्स अ वेरी कंपेटिटिव सेक्टर, एंड ये कार्टेल वार्टल वाली बातें फजूल। सही है, शुगर में कार्टेल नहीं बन सकता। जहाँ 80 कंपनियां होती है ना एक काम करने की, वहाँ कार्टेल्स नहीं बन। अगर जिस तरीके से ये सेक्टर रेगुलेट हुआ हुआ है और जो इनके लिए प्राइसेस सेट होती हैं, तो जो चोरी नहीं करता उसके लिए पैसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस इज दी ओनली सेक्टर प्रोबेबली जिस जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हुआ है ओवर द, मतलब इफ यू कंपेयर इट विद व्हाट्स हैपेंड विद कॉटन एंड इफ यू कंपेयर इट विद व्हाट्स हैपेंड विद शुगर केन, आई थिंक क्योंकि मिल्स के आसपास जो है वो फार्मर होता है और हर हर मिल ने अपना एरिया डेवलप किया है। मतलब रिकवरी रेट्स कुछ मिल्स ने अपने इलाके में 8% से उठा के 11% किए हैं, यील्ड्स बढ़वाई हैं। और अगर आप 1980 से या आप 1990 से आई थिंक अगर कॉटन की यील्ड देखोगे तो वो इट इज एग्जैक्टली द सेम दैट इट वाज 30 इयर्स अगो। आप टेक्सटाइल बनाना चाह रहे हो और 30 साल से जो है वो कॉटन की यील्ड नहीं बढ़ी। शुगर केन की बढ़ी है क्योंकि लोगों ने मेहनत की है, मिल्स ने अपने एरियाज में जो है वो नए सीड्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जिनसे रिकवरी बढ़ी है। कुछ मिल्स टाइम पे पेमेंट्स करती हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई थिंक लोगों ने काफी मेहनत की है बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट सेक्टर। तो आई थिंक एडवर्सिटी की वजह से भी उस सेक्टर के अंदर मेहनत हुई। दूसरा सही है, मेरा ख्याल ये है कि अभी शायद $1.5 बिलियन लाने के लिए आई थिंक हर किसी को अच्छी भी नहीं लगेगी बात और सब बोलेंगे इम्पॉसिबल है, बट आई थिंक अभी 3 मिलियन टन चीनी जो है ना वो एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि उससे ₹100 प्राइस बढ़ जाएगी, तो अगर 25 किलो चीनी इस्तेमाल होती है तो आपको ₹200 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बढ़ाने और $1.5 बिलियन ले आने। तो आप यू दीज आर क्विक फिक्सेस। अच्छा, दूसरा उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आप मार्च तक चीनी बनाते हो और फिर आप अगले दिसंबर तक बेचते हो।
तो यू ऑल्सो गॉट अ कैश फ्लो मैचिंग इशू। आपने मार्च बना के रबी आप थोड़ी बेच दो, और जब ब्राजील का या किसी और का साउथ इन द सदर्न हेमिस्फेयर किसी का सीजन आएगा तो आप उस वक्त वापस इंपोर्ट कर लो। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एक्सपोर्टिंग समथिंग एंड देन री इम्पोर्टिंग इट, आई थिंक। अच्छा, और दूसरा आई थिंक इस सेक्टर में हमें करना भी है कि हमारी शुगर कंजम्पशन व्हेन यू कंपेयर इट विद कंट्रीज जहाँ यही इनकम्स हैं, हमारी ज्यादा है। हम 25-30 किलो चीनी खा जाते हैं। ये अंडर रिपोर्टेड नंबर होता है, क्योंकि कुछ मिल्स अब शायद वो ट्रैक एंड ट्रेस की वजह से थोड़ा सा कम हो जाए, बट हम 25-30 किलो हर पाकिस्तानी चीनी खाता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। और अगर आप कह रहे हो कि भाई प्राइस बढ़ जाएगी तो जो गरीब तबका है उसको इश्यूज आएंगे, क्योंकि वो पराठे पे चीनी डाल के सुबह खाते हैं, तो आप आई थिंक वो यू कैन कवर विद सम अदर थिंग, बट मुझे चीनी नहीं मिले इतने की, एक्सपोर्ट कर दो। Yeah, but even uh, चीनी के अंदर, going back to the point that we've been talking about government intervention, inefficiency is intervention, right? चीनी की import yes, export पे control क्यों है? क्योंकि हम इनएफिशिएंट हैं। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली राइट, नहीं आई होना आई चाहिए थिंक भाई, ग्लोबल कमोडिटी है, वो होना चाहिए या जो या मार्केट उसकी प्राइस है इंटरनेशनल, या उसके हिसाब से आए जाए, कोई मसला नहीं है, आप एंड आई कंपेटिटिव थिंक है, आप अभी एक्सपोर्ट कर दें। आई थिंक अभी जो अभी हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से नीचे, इट्स फीजिबल टू एक्सपोर्ट, एंड वो हुआ ही डीवैल्यू की वजह से। या यू मेड योर फार्मर मोर एफिशिएंट आल्सो, क्योंकि या वो भी लेबर को, उसकी भी, उसके पास भी लेबर बहुत सस्ती है। तो यू मेड योर फार्मर मोर एफिशिएंट बाय दिस डीवैल्यू, मतलब नॉट मोर एफिशिएंट, आई थिंक एफिशिएंट इज द रॉन्ग वर्ड, बट यू मेड इट मोर कंपेटिटिव। या नो, आई मीन दैट्स द होल थिंग, लाइक आई मीन शुगर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गंदम की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टोबैको पे क्या टैक्स लगना है, उसके ऊपर पूरा जो डिबेट होता है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उस पर बहस कर रही होती है। हम लाइक भाई, ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम क्यों है? मतलब हम क्या कोई कॉलोनियल एरा में रह रहे हैं कि जो बैठ के जो है बादशाह सलामत अपने कैबिनेट के साथ बैठ के कहेगा कि इस कीमत पे इस चीज को बेचो और खरीदो, और इस साल जो है हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे? अजीब सी पॉलिसी है। आई थिंक जितना कम गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करना चाहिए, आई थिंक वीट पे सपोर्ट प्राइस रहनी चाहिए ताकि इतना वीट प्रोड्यूस होता रहेगा। एक फूड सिक्योरिटी वाला एंगल देखना, बट आई डोंट नो व्हाई शुगर इज अ फूड सिक्योरिटी इशू। आई थिंक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाला प्रोडक्ट है, अगर आप बाहर भेज दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको वैसे ही, अच्छा, एंड इट्स नॉट लाइक गवर्नमेंट को हेल्थ केयर पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर लोगों को हेल्थ केयर पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो वो किसी और चीज पे पैसे कम खर्च करेंगे। तो किसी प्रोडक्टिव चीज के ऊपर पैसे कम खर्च करेंगे। अगर आपकी पॉपुलेशन में हेल्थ इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस 25-30 किलो की शुगर कंजम्पशन, जो है हमारे यहाँ डायबिटीज का इशू Since है, हम since you 25-30 किलो। follow on that same note, stream of consciousness, or since you follow the sugar sector, have followed it closely, what's the barrier to ethanol blending in Pakistan? Like, why is it that despite being such a big producer of sugar, we don't blend a lot of ethanol into नहीं नहीं, आई energy? थिंक हम जितने मोलासेस बनते हैं हम पूरे प्रोसेस कर देते हैं उसे। अच्छा। एथेनॉल हम काफी बेचते हैं एक्चुअली। हमने किया ये है कि, अच्छा, अब इंटरवेंशन से होता क्या है? इंटरवेंशन से ये होता है कि आपने सपोर्ट प्राइस इतनी बढ़ा दी कि आप 5 मिलियन टन चीनी कंज्यूम करते हो और आपने 8 मिलियन टन बनानी शुरू कर दी। जब आपने 8 मिलियन टन बनानी शुरू कर दी तो फार्मर को पेमेंट नहीं मिलेगी, या पेमेंट नहीं मिलेगी, या प्राइस कम मिलेगी, पेमेंट नहीं मिल सकती अगर आप सपोर्ट प्राइस ऊपर रखोगे और ओवर सप्लाई करा दोगे और ग्लोबल प्राइस नीचे होगी और आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। तो आपने एक साल 8 मिलियन टन चीनी बना दी। जब आपने 8 मिलियन टन चीनी, अच्छा, एथेनॉल बिजनेस रिफाइनिंग बिजनेस की तरह काम करता है कि भाई अगर रॉ मटेरियल की ओवर सप्लाई है तो प्राइस इंटरनेशनल सेट होगी, और अगर रॉ मटेरियल की अगर ओवर सप्लाई है मोलासेस की, जो उसका मेन रॉ मटेरियल है, तो मोलासेस की प्राइस गिर जाएगी और मार्जिन बहुत बन रहा होगा। तो अभी तो इस वक्त हमने ये कर दिया है कि हमने एथेनॉल की इतनी डिस्टिलरीज लगा दी हैं कि हमारे यहाँ इतना मोलासेस नहीं होता, तो वो कम कैपेसिटी पे चलता। तो आई थिंक वो एक खुद ही नॉर्मलाइज हो गया है उसमें काफी। आई थिंक मिल्स ने जो सर्वाइव भी किया है ओवर फ्रॉम आई थिंक 2009 10 टू 16 17, वो इसीलिए किया है कि वो बहुत सारी मिल्स ने डिस्टिलरी और पावर लगा दिया था, वरना अगर कोई चोरी नहीं कर रहा था तो इट वाज क्लोज टू इम्पॉसिबल टू मेक मनी विदाउट एथेनॉल। तो ये आई थिंक एथेनॉल कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है क्या? उसका यूज एंड एथेनॉल यूज क्या है एथेनॉल पाकिस्तान में? एक्सपोर्ट होता है, एथेनॉल पूरा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है तो अलग फ्यूल अलग में क्यों जगहों। ब्लेंड नहीं हो रहा? दैट वाज माय क्वेश्चन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ब्लेंड क्यों नहीं हो रहा? इंडिया तो कर रहा है, यूएस में भी ब्लेंडिंग होती है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। आई थिंक कोई शुगर मिल ओनर ज्यादा बेहतर बता सकेगा, बट आई थिंक ब्लेंड ना भी हो तो, अगर इफ इट ऑल गेट्स एक्सपोर्टेड एट द राइट प्राइस, तो अगर ना भी हो ब्लेंड तो मसला नहीं। हम्म। एज लॉन्ग एज वो वैल्यू ऐड हो रहा है और वो एक्सपोर्ट हो जाता है और हम रॉ मोलासेस नहीं एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो आई थिंक इट्स फाइन। ओके। ओके। हम ये कर सकते हैं कि हम मजीद
इंसेंटिवाइज करें। और देखो, क्योंकि अगर तो अब ये भी देखो, कोई एग्री एक्सपर्ट या वो बता सकेगा, शुगर केन जनरली जितना मैंने समझा है तो खड़ी फसल बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, निचले दर्जे का सैलाब आ जाए, शुगर केन खड़ा रह जाता है। सही है। एंड कॉटन तो हल्की सी गलत टाइम पे बारिश हुई और गया। सो आई थिंक मतलब हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम डिस्करेज करें कि भाई बंद कर दो। बट आई थिंक उसके ऊपर अगर मेहनत कोई कर ले, एंड मिल्स कर रही हैं, तो वो आप एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंटली कर सकते हो। बट आपको एक फ्री मार्केट छोड़नी पड़ेगी ताकि मिल्स के पास इंसेंटिव हो कि अच्छा मैं अगले साल और चीनी बनाऊंगा और इतने की एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो आई थिंक उधर देखने की जरूरत है। देखो, यील्ड्स तो बढ़ सकती हैं, मतलब क्योंकि एक जमींदार की 400 मन की यील्ड आती है और एक की 1200 की आती है, तो वो 400 वाले को 600 पे ले जाया जा सकता। एंड मिल्स मेहनत कर रही हैं। आई थिंक वो वही है कि आप फ्री मार्केट छोड़ोगे और आप मिल को इंसेंटिव दोगे कि भाई तुम्हारे पैसे बनेंगे, तो हम्म, एरिया में मेहनत हो जाएगी। आई थिंक कम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज की, विच इज yeah. माय ओपिनियन ऑफ कोर्स। कुछ चीजों में जरूरत होती है गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की, जैसे ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जरूरत है। एजुकेशन पे गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने की जरूरत है और उस सेक्टर में इंटरवीन करने की जरूरत है, बट हर चीज में नहीं होती। Yeah, no, एंड I broadly agree with you on that. अब इसके अंदर I'm mindful of time as well. Tell us a bit, coming back to Elite Lighting and what you're looking to do. What's the outlook on your end for the next 12-18 months? What are you looking to expand, maintain status quo, survive? Like, what's the outlook on your end? And then secondly, related to that, the question is के tactically दो तीन चीजें क्या, मतलब what would make life for you as a manufacturer easier in Pakistan beyond what we've discussed? आई थिंक अभी तो अगर अगर अभी बहुत शॉर्ट टर्म पूछें तो आई थिंक ये चैप्टर 84 85 वाला इशू रिजॉल्व हो जाए फॉर एवरीवन। लाइक वी सप्लाई थिंग्स टू अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स, तो अगर तो उनकी इंपोर्ट खुल जाए तो आई थिंक हमारे लिए काफी अच्छा हो जाए। वी आर रेजिंग कैपिटल एंड एक्सपैंडिंग एंड ट्राइंग टू सर्वाइव। सारी चीजें जो कह रहे हो ना, एक वी साथ ट्राइंग टू में डू ऑल पूरा ऑफ देम कंप्लीट एक पैकेज साथ। चल रहा है। मतलब आई हैड मीटिंग कल रात को भी फॉर लाइक रेजिंग फंड्स फॉर द कंपनी। हम इक्विटी रेज कर रहे हैं, हम एक्सपैंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम साथ में सर्वाइव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम सारी चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट 12 to 18 months आई थिंक, जैसे आई थिंक इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो ये इम्पोर्ट बैन्स का ही है। गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और बगैर सोचे करती है, सो इट्स हम्म। ऑलवेज अ प्रॉब्लम। इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम। In this sector, do you in the मुझे पता है space? सस्ती बिजली मुझे नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे पता है मुझे सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, तो मैं उसके ऊपर बहस नहीं करूंगा। मैं सोलर लगा लूंगा हाँ, हाँ, इफ इट्स प्रॉफिटेबल टू डू इट। मैं अगर बिजनेस फीजिबल हो जाएगा, जैसे आई थिंक और डीवैल होगा या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करके बिल्कुल डिमांड मार देगी। वो आई थिंक इलेक्शन ईयर में थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई थिंक अ फ्री मार्केट वुड बी गुड। एंड दूसरा, इन्फोर्समेंट इन टर्म्स ऑफ कि भाई अब कोई ड्यूटी लग गई है या कोई सेल्स टैक्स लगा हुआ है, तो जब जब मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा रहा हूँ अगर मुझे लग रहा है, तो जो मेरा कंपेरेटर है उसको भी लगे। मतलब अगर कोई इंपोर्ट करा के वही चीज बेचने की कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट अगर ड्यूटी भी ना हो तो एटलीस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि मैं एटलीस्ट चाइनीज सप्लायर से compete कर सकूं। मैं जो कह रहा हूँ कि भाई मुझे लेबर का एडवांटेज है या मुझे दूसरी चीजों का एडवांटेज है बिकॉज आई एम लोकल। आई थिंक लोकल कंपनी, जब आप लोकल कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको, तो आपका कस्टमर जो है ना वो सिर्फ कॉस्ट नहीं देखता है। आपका आपका कस्टमर ये देखता है कि अच्छा चाइना में मैं ऑर्डर करूंगा मुझे 3 महीने लगेंगे, लोकल सप्लायर के साथ वो कहेगा अच्छा चलो 15 दिन में मिल जाएगा, 20 दिन में मिल जाएगा। सो आई थिंक लीड टाइम का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आई थिंक पेमेंट टर्म्स का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वहां आपको 2 महीने पहले से पहले एलसी खोलनी है, या आपको या कैश ऑन डिलीवरी करनी है या कोई और टर्म्स करनी है। तो आई थिंक आप अपने कस्टमर की कैश फ्लो साइकिल इंप्रूव कर देते हो व्हेन यू मैन्युफैक्चर लोकली। फिर आप लीड टाइम का डिफरेंस दे देते हो व्हेन यू मैन्युफैक्चर लोकली। तो आई थिंक local manufacturing gives a lot of advantages to customers over here, and I think companies have to capitalize on it gradually. But I think जितनी करेंसी जाएगी उतना और feasible होता जाएगा। सही है, it's going to create short term issues, बट आपको बेसिकली करंट अकाउंट को जीरो करना। yeah. In your specific sector in this space, अगर मैं पूछूं कि assume करो कि ये जो ड्यूटी की डिस्टोर्शन है या मिसअलाइनमेंट है जो की हुई है पॉलिसीज ने, if you were to get rid of all of that, does Pakistan in your specific sector become globally competitive where it can export आई थिंक वी product आर ग्लोबली eventually? कंपेटिटिव। वी You आर are. ग्लोबली कंपेटिटिव।
We Okay. are, because our customers are importing stuff from China and we're competing with that product. We're giving a better quality product for the same price. We are competitive. So do you intend to start exporting at some point on this? भाई अगर ये 84 85 वाला नहीं हुआ हाँ, होता नहीं, ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि शायद अज्यूम करो कि अगर वो शायद चले अभी जाए। शायद अभी एक आध ऑर्डर होता. हम्म। मल्टीनेशनल हैड अप्रोच्ड अस एंड सेड के रीजन के कुछ मुल्क आपको दे देंगे, जो आप यहाँ भी सप्लाई कर दो, रीजन को भी दे दो. ये जितने मसाइल क्रिएट हो गए शॉर्ट टर्म उसकी, बट हाँ, वी कैन ओके। एक्सपोर्ट. एंड देखो, टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू ऐड करना है. अब वो चाहे आप लोकल में कर लो या आप एक्सपोर्ट में कर लो, उसका टोटल करंट अकाउंट इम्पैक्ट उतना ही होगा. तो पहला तो स्टेप आई थिंक यही है कि यहाँ पे जितनी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, अगर आप वो भी कर लो, बिकॉज इट्स इजियर टू गेट टू दैट कस्टमर इन फेज वन. इट्स इजियर टू गेट टू दैट कस्टमर. वो सर्टिफिकेशंस और वो चीजें आपको नहीं चाहिए, थोड़ी कम चाहिए. तो आई थिंक आप लोकल कस्टमर को थोड़ा सा जल्दी पहुंच सकते हो. आई थिंक हल यही है कि आपको ना 10,000 कंपनीज चाहिए जो अगले 3 साल में $1 million का वैल्यू ऐड कर दें. हम्म। यू नीड 10,000 लेबर इंटेंसिव कंपनीज जो, या जिनका इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज एज इलेक्ट्रिसिटी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कम. यू नीड 10,000 कंपनीज दैट डू $1 million ऑफ वैल्यू है. 4 कंपनियां नहीं कर सकती. वो सिर्फ साउथ कोरिया में हुआ है कि सैमसंग ने इतना बड़ा कर दिया. उसके अलावा हर जगह, चाइना, इंडिया, देर आर स्मॉल कंपनीज दैट डू इट. यू नीड 10,000 कंपनीज दैट डू $1 million ऑफ वैल्यू एड इन 3 years टाइम, इन 3 years 5 years टाइम. और हो सकता है, होगा. बट या आपको थोड़ा सा फ्री मार्केट छोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा. तो हाँ, सही है, हो सकता है. बट यू बात। नीड 10,000 कंपनीज दैट एम्प्लॉय 100 people. मैं कह रहा हूँ कि भाई 4.5 million हर साल लोग ऐड होंगे ना. भाई अगर 10,000 कंपनीज में 100 लोग होते हैं, तो वी टॉकिंग ओनली अबाउट 1 million people जो ये काम कर सकते हैं. या चलो 200 लोग कर लेंगे, तो वी टॉकिंग अबाउट 2 million. we're not talking about the 4.5 million people that will get added every year to the workforce for the next 10 years. और फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि भाई अगर आप पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स देखो, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आप 10 साल से नीचे वाले देखो, तो द ट्राइंगल हैज फ्लैटेंड अ बिट फ्रॉम द बॉटम. सो आई थिंक इन 20 years टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम ये होगा कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पर वर्कर थोड़े से कम हो जाएंगे शायद. तो सिचुएशन शायद थोड़ी सी वहां से इंप्रूव होनी शुरू. बट अगले 10 साल आपको बहुत और फिर यू हैव टू ऑफ कोर्स वर्क ऑन एजुकेटिंग दीज पीपल, ताकि फिर आप ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें करो. अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर कोई 18 साल का हो गया और वो नहीं पढ़ा है उसने कुछ भी, तो वो वर्कफोर्स में ही एड अप होगा. अब आप नहीं कर सकते कुछ उसके साथ. तो इट्स जस्ट सैड. Yeah, no, that's a whole separate topic on its own, and I'm also mindful of time. This has been wonderful talking to you about this, Yusuf. And again, I've loved your journey in terms of getting into this space and the optimism you have despite everything that's going on. So, kudos to you, your team, and the passion that you bring to this topic. And again, I think for the audience, it's also refreshing to hear about the fact that this is not an impossible task in a country like Pakistan, right? You can manufacture, and yes, some things इट are हैज not गॉट इट्स working. डिफिकल्टीज. इट्स गॉट इट्स डिफिकल्टीज, बट जिसको करना होगा वो करेगा. एंड दूसरा वही है, देखो, मतलब यू हैव टू डिस इंसेंटिवाइज कैपिटल गोइंग टू अनप्रोडक्टिव प्लेसेस, Yeah, जो आई थिंक ये 7E से थोड़ा हुआ है. एंड आई थिंक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ के और कंस्ट्रक्शन इतनी होके जब प्राइसेस अब गिरी हैं स्टील वगैरह की, तो आई थिंक वो भी एक डिसइंसेंटिवाइज ऑटोमेटिकली फ्री मार्केट भी उसको थोड़ा कर देगी. yeah. बस अब एक और एमनेस्टी ना आ जाए रियल एस्टेट की, दुआ बस यही है. ऐसे ही है. चले जाते जाते यूसुफ, इफ यू हैव एनी रीडिंग recommendations, प्लीज शेयर दोज विद द ऑडियंस. आई थिंक एक किताब जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, वो रॉबर्ट सियल्डीनी की किताब है, इन्फ्लुएंस. अगर किसी को किताब नहीं पढ़नी है, तो वो यूट्यूब पे जाए, एंड देयर इज दिस टॉक कॉल्ड 24 Causes of Human Misjudgment बाय चार्ली मंगर. तो आई थिंक अगर वो यूट्यूब पे अगर वो वीडियो देख लो या किताब पूरी पढ़ लो, तो क्यों आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट जो सबको सीखना होता है, वो सेल्स होता है. हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू कन्विंस पीपल टू डू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक वो एक अच्छी किताब है. बाकी एनीवन हु इज लुकिंग एट इन्वेस्टिंग, आई थिंक एक हार्वर्ड मार्क्स की किताब है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक दैट helped me a lot with investing.
तो आई थिंक वो एक पढ़नी चाहिए। फिर एक मोनीश पबराई की किताब है विच इज वेरी वेल रिटन, इट्स कॉल्ड धंधो इन्वेस्टर। आई थिंक अगर इट्स अ वेरी बेसिक बुक ऑन इन्वेस्टिंग, अगर किसी को नहीं आता है, नहीं किसी ने की है पहले, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक टू रीड। Chale, these are good recommendations. So thank you for those. I will put these links in the description. And again, Yusuf, thank you for taking out the time. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। For those of you tuning in, check out Yusuf's Twitter. वो काफी interesting videos every once in a while post करते रहते हैं from the manufacturing side, which I love at least watching and seeing कि भाई ये भी पाकिस्तान में काम हो रहा है और भी होगा, expand होगा. So wish you all the best and hopefully we'll see you in Pakistan soon. थैंक यू सो मच। Thank you. Khuda Hafiz. ओके, हाफिज।